प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मानव भूगोल की परिभाषा, जनसंख्या वितरण, प्रवास, इन बिंदुओं का अध्ययन मैं करा चुका हूँ। अब ये जो जनसंख्या है, इसका संगठन किस प्रकार से है? तो अब प्रश्न उठता है, आपके सामने पूछा जा सकता है कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं और इसके घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या संगठन से आशय जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जिनकी सहायता से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर किया जाता है, जैसे शिक्षा, रहन सहन, जीवन प्रत्याशा आदि। जनसंख्या संगठन को जनसंख्या संरचना के रूप में भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से देश के निवासियों की आयु, लिंग तथा निवास स्थान के आधार पर अलग किया जाता है। जनसंख्या संगठन के आवश्यक घटक इस प्रकार हैं। आयु संरचना क्या है? आयु संरचना, किस आयु में या कितने आयु तक को क्या कहा जाता है? विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। इसे 3 आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है। बाल वर्ग 0 से लेकर 14 वर्ष तक बाल वर्ग कहलाता है। प्रौढ़ वर्ग 15 से लेकर के 19 वर्ष तक के लोगों को प्रौढ़ वर्ग कहेंगे। वृद्ध वर्ग 60 वर्ष से अधिक वर्ष वाले को हम वृद्ध वर्ग कहते हैं। इस प्रकार से आयु संरचना जो पूरे विश्व में है वो बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग में बटा हुआ है। अब आपका आता है दूसरा घटक के रूप में लिंग अनुपात। जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक होता है। यह प्रति 1000 पुरुषों पर, कितने पर? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। इसे हम कहते हैं लिंग अनुपात। तीसरा है ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण और नगरीय संगठन मतलब गांव में कैसे लोग हैं और नगर में जो जनसंख्या रह रही उनकी संरचना कैसी है। इसका निर्धारण लोगों के निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। गांव और नगर दोनों में ही जीवन यापन के तरीके सामाजिक पर्यावरण की दृष्टि से एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसमें लोगों की परिस्थितियां अलग अलग पाई जाती हैं। क्या होता है? गांव की अलग परिस्थितियां होती हैं और शहर की अलग परिस्थितियां होती हैं। अब आता है साक्षरता। जनसंख्या की यह गुणात्मक विशेषता है। कैसी विशेषता है ये? गुणात्मक विशेषता है। साक्षरता किसी देश की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, रहन सहन का स्तर, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा की स्थिति आदि को समझने में सहायता करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट घटक व्यावसायिक संरचना, मतलब वहाँ के लोग किस प्रकार का व्यवसाय अपनाते हैं। प्राथमिक अपनाते हैं, द्वितीयक अपनाते हैं, तृतीयक अपनाते हैं, चतुर्थक अपनाते हैं। तो व्यावसायिक संरचना का तात्पर्य विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न जनसंख्या के अनुपातिक वितरण को व्यावसायिक संरचना के रूप में जाना जाता है। व्यावसायिक वर्ग विभिन्न वर्गों में होते हैं, जिन्हें विभिन्न रूपों में बांटकर देखा जाता है। अब इसका वर्णन मैं इस प्रकार कर रहा हूं, जैसे प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन कार्य होता है। अब द्वितीय क्रिया में
कौन लोग संलग्न हैं? इसमें विनिर्माण संबंधी कार्य होते। मतलब विनिर्माण का तात्पर्य क्या है? मतलब कच्चे पदार्थों से नया माल तैयार करना। अब आता तृतीयक क्रिया। इसमें परिवहन और संचार जैसी सेवाएं आती हैं। चतुर्थक क्रिया। इसमें अनुसंधान एवं वैचारिक विकास से जुड़े कार्य शामिल होते हैं। अतः इनके आधार पर कहा जा सकता है आयु संरचना, लिंग अनुपात, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना के आधार पर कहा जा सकता है कि जनसंख्या संगठन में इन आवश्यक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनके आधार पर जनसंख्या को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी आयु संरचना 0 से 14 वर्ष कितने लोग हैं, 15 से 59 वर्ष के लोग कितने हैं, 60 वर्ष से अधिक उनकी संख्या कितनी, लिंग अनुपात में कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, और ग्रामीण नगरीय संगठन में गांव में किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, शहर में किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है, साक्षरता कैसा है, सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यवसाय किस प्रकार का अपनाते हैं, प्रथमक अपनाते हैं, द्वितीयक अपनाते हैं, तृतीयक या चतुर्थक, ये सारे घटक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जनसंख्या संगठन का निर्माण करते हैं। इससे हमें उस देश की, उस प्रदेश की, उस विश्व, उस महाद्वीप की जनसंख्या संगठन का ज्ञान होता है। समझ में आ गया? अब आपके सामने दूसरा प्रश्न आता है, लिंग संरचना द्वारा प्रकट की जाने वाले विश्व की जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या की लिंग संरचना किस प्रकार से? लिंग संरचना द्वारा प्रकट किए जाने वाले विश्व की जनसंख्या की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, विश्व के सभी समाजों में, विश्व के सभी समाजों में, सभी समाजों का मतलब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई किसी का भी समाज हो, महिला जन्म की अपेक्षा पुरुषों का जन्म अधिक होता है विश्व के सभी समाजों। दूसरा पॉइंट है, जन्म के बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ लिंगानुपात की दशाओं में परिवर्तन होने लगता है। जैसे विकासशील देशों में, विकासशील देश मतलब भारत, चीन, पाकिस्तान, इन सब देशों में 0 से 4 वर्ष के वर्ग में शिशु मृत्यु दर बालिकाओं की तुलना में बालकों में अधिक पाया जाता है। मतलब बालिकाओं की तुलना में बालक की मृत्यु दर अधिक होती है। जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही बालकों की अधिकता का अनुपात समाप्त होकर स्त्री पुरुष अनुपात के बराबर हो जाता है। पहले क्या हुआ, पुरुषों का जन्म अधिक होता है, फिर जब हम 0 से 4 वर्ष के बीच में आते हैं तो वहां पर बालकों की मृत्यु अधिक होती है और यहाँ पर संतुलन स्थापित हो जाता है। यानी इस लड़की और लड़का यानी स्त्री और पुरुष का अनुपात बराबर हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, विकसित देशों में भी जीवन की सभी अवस्थाओं में पुरुष मृत्यु दर स्त्री मृत्यु दर से अधिक होती है। ऐसा नहीं कि विकासशील देशों की ये बात है, विकसित देशों में भी स्त्री मृत्यु दर से अधिक बालकों की मृत्यु होती है, पुरुषों की मृत्यु होती है। 30 वर्ष की आयु तक स्त्रियों की संख्या पुरुष जनसंख्या की अपेक्षा बढ़ जाती है। विकसित राष्ट्रों की बात मैं कर रहा हूँ, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हालैंड, जापान, यहाँ इन सब देशों में इस प्रकार पुरुष की बढ़ती संख्या में ह्रास होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहता है वहाँ पुरुषों की संख्या विकसित राष्ट्रों में कम
अब महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अनेक विकासशील देशों में स्त्रियों को बराबर का स्थान प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि आप लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ऐसी परिस्थितियाँ। प्रसव के समय महिलाओं की मृत्यु अधिक होती है, उनकी संख्या में कमी आती है। क्या आती है? संख्या में कमी आती है कि और उनका अनुपात प्रतिकूल होने लगता है। क्या होने लगता है? प्रतिकूल। प्रतिकूल का तात्पर्य है कि पुरुष की संख्या ज़्यादा और महिलाओं की संख्या कम होने लगता है। विकसित देशों के नगरों में लिंग अनुपात अनुकूल पाया जाता है, जबकि विकासशील देशों के नगरों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए इसे लिंगानुपात प्रतिकूल होता है। जानते हैं क्या कारण है शहरों में लिंगानुपात प्रतिकूल होने का? क्योंकि गांव से महिलाएं तो नौकरी करने के लिए आती नहीं, रोजगार के लिए वहाँ से पुरुष ही आते हैं। इसलिए महिलाएं गांव में रह गई और पुरुष शहर में आ गए, पुरुष शहर में ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रतिकूल लिंगानुपात का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा इसी संदर्भ में कि अनुकूल लिंगानुपात और प्रतिकूल लिंगानुपात किसे कहते हैं। जिस प्रदेश में मैं अनुकूल लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ, जिस प्रदेश में स्त्रियों की संख्या का अनुपात पुरुषों की संख्या से अधिक होता है, इसका ज्वलंत उदाहरण केरला राज्य है और उसे अनुकूल लिंगानुपात कहा जाता है। वहाँ स्त्रियों की बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बेहतर, अच्छी सामाजिक स्थिति पाई जाती है। वहाँ स्त्रियों की बेहतर सामाजिक स्थिति पाए जाने के साथ साथ देश का परिवेश महिलाओं के अनुकूल होता है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 201 देशों में से 139 देशों की महिलाओं के अनुकूल बताया गया है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सर्वे किया उसमें 201 देशों का सर्वे किया, जिसमें 139 देशों की महिलाओं का अनुपात अनुकूल था, लिंगानुपात। अब आता है प्रतिकूल लिंगानुपात। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, अनुलोम और विलोम, रात का दिन, ठीक इसी प्रकार जिस प्रदेश में स्त्री की संख्या पुरुषों से कम होती है उसे प्रतिकूल लिंगानुपात कहा जाता है। वहाँ समाज में कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या व घरेलू हिंसा की स्थिति पाई जाती है। वहाँ स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर न होकर के प्रतिकूल होती है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 72 देशों को बताया गया। 72 देश ऐसे हैं विश्व में जहाँ पे प्रतिकूल लिंगानुपात पाया जाता है। इस प्रकार आज की जो विषय वस्तु रहा मेरा कि लिंग संरचना द्वारा विश्व की जनसंख्या की विशेषता और अनुकूल लिंगानुपात और प्रतिकूल लिंगानुपात, साथ जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं और जनसंख्या संगठन के घटक कौन कौन से, इन बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी विषय वस्तु मैं क्रमबद्ध पूर्वक आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे ढंग से उसकी स्टडी करिए, समय मिले इसको नोट्स भी करिए और इसको बार बार इसको आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जिससे आपके मन मस्तिष्क में ये सारी बातें पुनः आ जाए। कहा जाता है ना कि अभ्यास से सब कुछ महान। आदमी किससे महान बनता है? अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं एक उदाहरण बता दूं। सचिन तेंदुलकर का नाम आप लोग सुने होंगे। विश्व दौरे पर गए थे और वहाँ से बॉलर था, बॉल फेंका और वो आउट हो गए। फिर सचिन ने अपने मन में ठाना
कि मुझे इस बॉलर के बॉल पे आउट नहीं होना है, तो वहाँ आने के बाद वो इंडिया में सोया नहीं था। खा पी करके जैसे आप लोग इस समय सो रहे हैं आराम से, ऐसे नहीं सोया था। वो प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, अभ्यास किया। और अभ्यास करने के बाद फिर जब वो बॉलर से जिंदगी भर उस बॉलर की गेंद से आउट हो नहीं हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग भूगोल के छात्र हो, पूरा विश्व का अध्ययन करते हो, सारे महाद्वीप, महासागर, नदियाँ, झरने, तालाब, जनसंख्या, प्रवास, महामारी, तूफान, सबका अध्ययन आप लोग करते हो। तो आप अपने जीवन में भी उतना संघर्ष की बात रखिए। भाई जहाँ शांत पेटी है वहाँ चक्रवात भी आते हैं, गर्मी है तो जाड़ा भी होगा, मूसलाधार बारिश है तो सूखा भी होगा। तो ऐसा ही जीवन है, इसमें आप लोग संघर्ष करिए। और ये जो कोरोना काल में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा, समझाया रहा, उसका पूरा फायदा उठाइए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।